क्या सोचकर आप ब्रिटेन में राजनीति में उतरे और क्या आपका उद्देश्य था? आम लोग अच्छी ज़िंदगी के लिए, ज़्यादा कमाई के लिए जाते हैं। मैं भी ये सोचकर ब्रिटेन गया था 1968 में कि वहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव रेसिस्ट एलिमेंट था, ख़ास तौर पे काले लोग जिसमें हम भी आते हैं। उनके अगेंस्ट एक लोगों में बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। इंडिया एकदम डिपेंडेंट नहीं है यूरोप पे, बहुत हद तक यूरोप डिपेंडेंट है इंडिया पे। लेकिन बच्चे बच्ची का रिश्ता करने से पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेट पूरी कर लो। बिल्कुल। वहाँ से जो लड़का आता है इंग्लैंड से, वो सब क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं होते। रेस के हकों के से भी पहले औरतों के हकों के लिए कोई कानून नहीं था। मेरा था कि नहीं, पैसा सब लोग कमाते हैं। मैंने जो इंडियंस को डायरेक्टली रिलेटेड इश्यूज थे, मैंने उनको भी साथ में अटैच करना शुरू किया। वहाँ की सरकार को भी जब इस प्रेशर के नीचे आना पड़ा तो उन्होंने वहाँ पर कानून बनाने शुरू कर दिए। हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को पंजाबी पढ़ाओ, वो कहते हैं नहीं फ्रेंच पढ़ो। मैं कहता हूँ कि नहीं गुजराती पढ़ाओ, वो कहते हैं नहीं जी जर्मन पढ़ो। ब्रिटेन में जाकर मेरी पहली जो जॉब मुझे मिली वो थी बस कंडक्टर की। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के जो मेहमान हैं हमारे स्टूडियो में, वो भारत से निकलकर विदेश में पहुँचे और विदेश में उन्होंने 10-20 साल नहीं बल्कि 50 साल तक राजनीति की। काउंसलर से लेके मेयर, मेयर से लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक का सफ़र तय किया। और आज उनसे हम खास बातचीत करेंगे पूरे इस एक्सपीरियंस के बारे में, भारत से लेकर ब्रिटेन तक। हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जय हिंद, नमस्कार। सर, भारत से पढ़ाई की आपने थोड़ी, फिर विदेश में जाकर पढ़ाई की, ब्रिटेन आप पहुँचे, वहाँ पर पढ़ाई की, फिर उसके बाद राजनीति में आप उतर गए। क्या सोचकर आप ब्रिटेन में राजनीति में उतरे और क्या आपका उद्देश्य था, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ मौका देने का। मैं एक इकोनॉमिक माइग्रेंट, जैसे आम लोग अच्छी ज़िंदगी के लिए, ज़्यादा कमाई के लिए जाते हैं। मैं भी एज ए यंग बॉय कॉलेज छोड़कर इंग्लैंड में ये सोचकर कि वहाँ जाकर बहुत सा पैसा कमाएंगे और वापस आकर अपने देश में बसेंगे। ये हर एक इमिग्रेंट की जो बाहर जाते हैं, ये उनकी तमन्ना होती है कि पैसा कमाकर वापस आना, अपना, अपने घर वालों का, आने वाले बच्चों का अच्छा फ्यूचर देखना। मैं भी ये सोचकर ब्रिटेन गया था। ब्रिटेन में जाकर मेरी पहली जो जॉब मुझे मिली वो थी बस कंडक्टर की। बस कंडक्टर की जॉब में एक पैसा कमाने का मौका, दूसरा वहाँ की जो सोशल लाइफ है उसको ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला। उस वक्त 1968 में आपने सुना होगा कि वहाँ पर बहुत ही अग्रेसिव रेसिस्ट एलिमेंट था। वो इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट, ख़ास तौर पे काले लोग जिसमें हम भी आते हैं, उनके अगेंस्ट एक लोगों में बहुत अच्छी धारणा नहीं थी। एज ए बस कंडक्टर जब लोगों के साथ मिलते थे, अंग्रेज़ कैसे आपके साथ बिहेव करते हैं, वहाँ की सोशल हिस्ट्री क्या है, तो वो मेरी अर्ली डेज़ में ही मेरे पे उसका असर हुआ। जैसे कि एवरीबॉडी वांटेड टू मेक मनी, लेकिन एज ए यंग बॉय गोइंग फ्रॉम द कॉलेज, मेरा था कि नहीं, पैसा सब लोग कमाते हैं, कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो अग्रेसिव रेसिज्म है, इनइक्वालिटी है समाज में, वर्किंग क्लास लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, उसके लिए उन मूवमेंट के साथ काम करना जो उस सोच के धारणी हो और समाज में वो तब्दीली लाना चाहते हैं। मैं ये सोचकर उस वक्त वहाँ की ट्रेड यूनियन
एंड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व हो गया बहुत अर्ली डेज में। एथनिक ग्रुप्स को लेकर अक्सर ये बात कही जाती है कि उनको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। आपने ब्लैक्स की बात की, ब्राउन्स को भी यानी कि इंडियंस की बात करते हैं, उन लोगों को भी इस तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। और भारतीयों के लिए तो जो चैलेंज है वो उनकी खूबी ही उनके लिए चैलेंज बन गई है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में। जो कहा जाता है, क्योंकि जैसे कि आपने भी अपने उदाहरण दिया कि आप पढ़ाई के लिए गए, फिर वहाँ पे कमाई भी की और आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक पहुँचे, तो ये खूबी हर भारतीय में नज़र आती है जो विदेश में जाता है। छोटे स्तर से शुरुआत करता है और बड़े स्तर तक पहुंच जाता है, बड़े पद पर पहुंचता है। यही जो भारतीयों की खूबी है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में उनके लिए चैलेंज बनती जा रही है। अमेरिका में देखें, ब्रिटेन में देखें, जो लोकल्स हैं उनके मन में ये भावना है कि भारतीय कहीं ना कहीं हमारा हक ले रहे हैं। अमेरिका में ये जो सेंटिमेंट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। इस चैलेंजेस को आप किस तरह से देखते हैं सर, क्योंकि आपने भी, आई एम श्योर, इस तरह के चैलेंजेस फेस किए होंगे। देखो, ये एक ह्यूमन नेचर है। जो मेजॉरिटी है उसमें मिनॉरिटी को दबाने की कोशिश, अपने आप को उनसे थ्रेटन फील करने की कोशिश। जैसे आपने बोला कि इंडियन या एशियन लोग हार्ड वर्किंग हैं, उनका इंटेंशन होता है कि पैसा कमाना है, तो वो कन्फ्रंटेशन में बहुत नहीं जाते। ये भी एक हमारे लिए पॉलिटिकली चैलेंज बन जाता है। वो जो वहाँ के लोग होते हैं वो पूछते हैं कि क्या आप यहाँ के हैं या वापस भारत के हैं, क्या आप कमाई यहाँ कर रहे हैं, आप इंटीग्रेट नहीं करते। इंटीग्रेशन का ये भाव नहीं कि आप लोग अपना कल्चर, अपनी सभ्यता, अपनी लैंग्वेज, अपने रिलीजियस फेस्टिवल्स को भूल जाएं। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप उन लोगों के साथ मिलकर रहते हैं कि नहीं मिलते। बहुत बार हमारे लोगों में इस बात की क्रिटिसिज्म होती है कि ये तो बहुत अंग्रेज़ बन गया, या वो उसके अगेंस्ट हो जाता है, लेकिन मेजॉरिटी लोग एडजस्ट करते हैं। इंडियंस के बारे में वहाँ के लोगों की बुरी भावना नहीं है। ज़्यादातर वो समझते हैं कि ये मेहनत करते हैं, सोशल सर्विसेज पे कम डिपेंडेंट हैं, क्राइम में इनका कम रोल है, क्योंकि हमारा इंटेंशन होती है कि पैसा कमाकर पीछे भी फैमिली को देखना, जहाँ पर भी देखना। इसलिए वो जो चैलेंजेस है वो एक नॉर्मल सोसाइटी का हिस्सा है। आप भारत में भी देख लो, यहाँ पर भी ऐसे क्रिटिसिज्म्स, ऐसे चैलेंजेस हर मिनॉरिटीज़ को, हर कम्युनिटीज़ को आते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैसे हालात हैं, तो कैसे उनको एडजस्ट करना या उनसे उसका कोई ना कोई सलूशन ढूंढना। अब मैं ब्रिटेन की बात करता हूँ कि वहाँ पर जब हमने ये सोचा कि नहीं, इस सिस्टम के अगेंस्ट हमें फ़ाइट करनी पड़ेगी, उसके लिए जैसे मैंने बोला ट्रेड यूनियंस, लेबर मूवमेंट इन जनरल, प्रोग्रेसिव एंड लिबरल सोच के जो लोग थे, हम उनके साथ रल के, उनके साथ मिल के उस सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। मैं अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मुझे मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट की, मेरी अपनी पॉलिटिकल विजन हो गई कि मैंने जो फैसला लिया कि फ़ाइट करेंगे, पैसा तो कभी ना कभी बन जाएगा। तो मैं उस वक्त बहुत ही यंग एज में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के थ्रू इस लहर में, इस मूवमेंट में चला गया। बहुत से चैलेंजेस आए, लेकिन जब हम एक्टिव हो गए, ये नहीं कि एशियन लोग ही एक्टिव हो गए या काले लोग ही एक्टिव हुए, ओवरऑल एक पॉलिटिकल जो थिंकिंग के लोग थे वो जब एक्टिव हुए तो वहाँ के सिस्टम को चैलेंज करना शुरू हुआ। तो फिर उसके बाद वहाँ की सरकार को भी जब इस प्रेशर के नीचे आना पड़ा तो उन्होंने वहाँ पर कानून बनाने शुरू कर दिए। जी। सबसे पहले कानून 1976 का रेस रिलेशंस एक्ट, 1977 का सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट, जो कि औरतों के हकों के लिए थे। इसका मतलब ये है कि रेस के हकों के से भी पहले औरतों के हकों के लिए कोई कानून नहीं था। फिर एल्डरली पीपल का लॉ, उसके बाद यूथ का लॉ, देन डिसेबल्ड पीपल का लॉ। वो जो लीगल फ्रेमवर्क बना, जो चैलेंजेस हुए और पॉलिटिकल सर्कल्स में इस बात की चर्चा शुरू हो गई
कि हमें भी इनको साथ में लेकर जाना है। और ये लोग जहाँ पर जैसे मेरे जैसे लोगों ने बोलना शुरू किया कि हम तो यहाँ पर आ गए हैं, हमने वापस नहीं जाना, हम यहाँ की सोसाइटी में यहाँ रहकर अपने आने वाली जनरेशन्स को आगे लेकर जाएंगे। ये वो जो चैलेंजेस का उनका कन्फ्रंटेशन, एक तो प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ लीगल फ्रेमवर्क को लाना। तो उससे हमें जो कहीं भी डिस्क्रिमिनेशन थी एम्प्लॉयमेंट में, जनरल सोशल लाइफ में, हाउसिंग में, एजुकेशन में, तो वो जो लीगल सपोर्ट मिली, तो हमने उस सिस्टम को चैलेंज करना शुरू कर दिया थ्रू कोर्ट्स एंड थ्रू अदर वेज। बट देन द गवर्नमेंट एंड द पोलिटिकल पार्टीज आल्सो एग्रीड। They took this principal decision, yes, there is something wrong with the system, which is between the elite and the poor. We need to bring the social justice, and between that we should be giving the opportunities to all. एब्सोल्युटली। एंड आपकी सर अगर पॉलिटिकल करियर की बात करें, 50 साल आपने पॉलिटिक्स को दिए हैं, किन किन मुद्दों पर आपका ज़्यादा ध्यान रहा इस पूरे अरसे में? देखिए, पॉलिटिक्स को जैसे मैं देखता हूँ या मेरी अपनी पॉलिटिक्स रही है, पॉलिटिक्स में एक तो स्टैंडर्ड इश्यूज होते हैं जो सब लोगों के लिए अप्लाई करते हैं। हाउसिंग की प्रॉब्लम है, एजुकेशन की और प्रॉब्लम है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, सोशल सर्विसेज की प्रॉब्लम है, वो सब के लिए एक जैसी है। उसके ना कोई रंग की बिना है, वो उसमें वर्किंग क्लास एंड एलीट में फ़र्क तो आ सकता है, लेकिन जो जनरली बात है वो ये स्टैंडर्ड इश्यूज़ है। ये हर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लेता है इस बात को, बाहर जाकर बोलेगा कि हाउसिंग की प्रॉब्लम है, लोगों को घर मिलने चाहिए। लेकिन मुझे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट था बीइंग इमिग्रेंट, वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से, तो मैंने जो इंडियंस को डायरेक्टली रिलेटेड इश्यूज़ थे, मैंने उनको भी साथ में अटैच करना शुरू किया। अगर आपकी हाउसिंग की प्रॉब्लम है, तो जो हम एशियन लोग हैं, हमारी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की है। हाउसिंग की प्रॉब्लम है तो वो तो सब की है, ऑफिसर्स नहीं दिलेकर। लेकिन जब वो अंग्रेज़ देखता है कि काला है, ब्राउन है, तो उसकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम बन जाती है। जो डिस्क्रिमिनेशन है एंटी वर्किंग क्लास, वो एक्स्ट्रा वर्किंग क्लास के हो जाती है। इसी तरह दूसरे केसेस में, एजुकेशन में भी हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को पंजाबी पढ़ाओ, वो कहते हैं नहीं फ्रेंच पढ़ो। मैं कहता हूँ कि नहीं गुजराती पढ़ाओ, वो कहते हैं नहीं जी जर्मन पढ़ो। मैं कहता हूँ कि नहीं, हमें भी जहाँ हमारे बच्चों को भी, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भी है कि हमारे बच्चे हमारी लैंग्वेज, हमारी सभ्यता का, हमारे कल्चर को फॉलो करें। अच्छा, मैंने वो इश्यूज़ लिए जी, पब्लिकली नोन इश्यूज़ जो हैं, जो लोग मुझे कहते हैं। मैंने डॉरी सिस्टम, हमारी प्रॉब्लम है सोसाइटी में जी, उसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ये आप अगर डिस्क्रिमिनेशन समझते हैं, ये एक सोशल प्रॉब्लम है, इसको कैसे हैंडल करना मैंने रेज़ किया। कास्ट सिस्टम लोगों में कंट्रोवर्शियल है, हमारे में भी कंट्रोवर्शियल है, जहाँ भारत में भी कंट्रोवर्शियल है। लेकिन मैं क्योंकि खुद भारतीय मूल का हूँ, इंडियन हूँ, वहाँ जहाँ के गांव से गया हूँ, तो मुझे मालूम है कि कास्ट सिस्टम लॉ बनने के बाद भी यहाँ पर इन प्रैक्टिस है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैंने उसको रेज़ किया। मैंने पार्लियामेंट में कास्ट सिस्टम में जो इक्वालिटी बिल आया, उसमें मेरा रोल है कि कास्ट को भी उसमें इन्वॉल्व करो। कंट्रोवर्सी आई, लेकिन ये मेरा अपना प्रिंसिपल, जब मेरा अपनी सोच थी, तो मैंने वो उसको फेस किया। फिर हमारी लैंग्वेजेस को रिकॉग्निशन, हमारे जो फेस्टिवल्स हैं उनकी रिकॉग्निशन। लेकिन मैं कभी भी कि हमारे फेस्टिवल्स पे हॉलीडे आनी चाहिए, मैंने उसको कभी सपोर्ट नहीं किया। मैंने लेकिन एक सम्मान मिले उसको, ये आपका उद्देश्य रहा, रिकॉग्निशन हो। एब्सोल्युटली। लेकिन ये नहीं कि भाई हमारे आज बैसाखी है, आज दिवाली है, आज ईद है, आज किसी गुरु का जन्मदिन है या किसी संत का जन्मदिन है, तो हम हॉलीडेज मांगते रहे। आई नेवर सपोर्टेड दैट। लेकिन कुछ लोगों की राय थी कि हमें ये जिसमें भी श्रद्धा होगी वो उसकी डिमांड करेगा। लेकिन मैं इसको एक
कॉमन प्लेटफॉर्म पे रखा। जी वो तो खैर आप जो बोल रहे हो उससे मैं अग्री करूँगी, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ मांगेंगे हम जहाँ पर काम करने के लिए गए हैं, तो ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपनी जिस कल्चर की बात कर रहे हैं उसको रिकग्निशन मिले, सम्मान मिले, ये अहम हो जाता है, जो आपका पॉइंट रहा। सर आपने कल्चर की बात की, भारतीयों की बात जब आती है या भारतीय कल्चर की बात आती है, भारतीय जहाँ भी जाते हैं अपने कल्चर को एग्जिबिट करते हैं, जो आपने अपनी पॉलिटिक्स में भी इंक्लूड किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि भारतीय अभी जो, क्योंकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जो डिजिटाइज्ड ये फेज़ चल रहा है, ट्रांजिशन कहें, भारतीयों के लिए एक ट्रांजिशनल फेज़ है। क्या हम वहाँ पर अपने कल्चर को एग्जिबिट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो पूरी तरह से लोग वेस्टर्नाइज होने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ के जो भारतीय मूल के लोग हैं वो किस तरह से रहते हैं? एक बहुत पुरानी सेइंग है जी। कि यू कैन टेक इंडियन आउट ऑफ इंडिया बट यू कांट टेक इंडिया आउट ऑफ इंडियन। एब्सोल्युटली ट्रू। जो बाहर इंडियंस हैं वो ज़्यादा इंडियंस हैं, वो ज़्यादा सनातनीय हैं, वो ज़्यादा अपने बैकग्राउंड को मानते हैं यहाँ से ज़्यादा। ड्रेस कोड है, दिवाली के दिन, ईद के दिन उसको पूरे जोर शोर से एंजॉय करना, ये भारतीयों का एक स्टाइल है, वो वहाँ पर करते हैं। हम अपनी किसी भी ब्याह शादी मैरिजेस हों उसमें भी पूरा डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। लैविश शादियाँ जैसे पूरी इंडिया में लैविश जाती हैं। उसके बाद मेरे पास बहुत से केसेस हैं जहाँ पर बाद में बैंक्रप्सीज हुई हैं। ये तो इंडियंस का हाँ, है, इंडिया और घर से ज़्यादा क्योंकि खर्च कर दिखावा देते हैं शादी जरूर में। करना है, वो जो दिखावे वाली है सोसाइटी में वो वहाँ पर बहुत है। ओके। लेकिन उसी के साथ हम अपनी जो पुराने रीति रिवाज हैं, जो हमारी कल्चर का हिस्सा हैं, जो एक हम नई सोच के मुताबिक चाहते हैं कि इसका हमारे बच्चों को या हमारी सोसाइटी को ज़रूर मालूम होना चाहिए, उसकी पूरी से पूरी कोशिश करते हैं। वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्चेस हो, उनके साथ करते हैं। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा भी है जो मैं लैंग्वेज यूज़ करता हूँ, प्रोग्रेसिव एलिमेंट, कि हम सारे धर्मों के लोगों को इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे, एक वो भी एक सोच है कि इंडिविजुअल तौर पे नहीं, कलेक्टिव तौर पे इकट्ठे होकर अपने आने वाली जनरेशन को हमारे बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहिए। ये बहुत ही दिल की भावना के साथ लोग करते हैं, शायद जहाँ कम करते हों। बिल्कुल आप सही करें, यहाँ तो लोग ज़्यादातर रील्स और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हैं, लेकिन मेरे परिवार से बहुत सारे लोग जो विदेश में रहते हैं वो ज़्यादा इंडिया में रहते हैं हमारे से ज़्यादा, ये बात सच है जैसे कि आपने कहा। सर आपने शुरुआत ट्रेड यूनियन से की, आपने ट्रेड यूनियन और ये सारा चीज़ें, आजकल ट्रेड वॉर या टैरिफ वॉर कहें, ये ज़ोरों शोरों पर है। अमेरिका और यूएस में तो डायरेक्ट वॉर चल रहा है, बाकी देशों पर भी टैरिफ की जो गाज है वो गिरी है। और ब्रिटेन की अगर हम बात करें या ओवरऑल यूरोपियन यूनियन, उसमें भी अभी हमने एक पूरा जियोपॉलिटिकल शिफ्ट देखा है हमने ग्लोबली। इस पूरे जो शिफ्ट आ रहा है जियोपॉलिटिकल, इसको आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों पे आपसे बात करूँगी। देखिए, अभी 21st सेंचुरी ग्लोबल सेंचुरी है। मुझे वो इंडिविजुअल तौर पे जो मेरा देश है, मेरी कम्युनिटी है, मेरा धर्म है, ये हम इससे बहुत माइल्स अहेड हो गए। ये कह सकते हैं सर, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, कि जो भारतीय वैल्यूज़ हैं, वसुदेव कुटुंबकम, वो सारी चीज़ें ग्लोबली अब अभी आ रही है। वो जो आपने संस्कृत में बोला वो मुझे प्रोनाउंस करना नहीं आता, मतलब नहीं, मैंने बोल दिया आपके यहाँ पे। वो एक जो पुराना वैदिक या सनातन एक वैल्यूज़ समाज की हैं जी, वो अब हो रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो इकोनॉमिकली हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए। पहले तो गांव में रहते थे, गांव में सब कुछ हो जाता था, फिर थोड़ा सा सोसाइटी डेवलप हुई, साथ में बड़ा टाउन बन गया, तो वहाँ से शुरू हो गया। अभी इंटरनेशनल ग्लोबल कम्युनिटी है। एब्सोल्युटली। आप स्टूडेंट्स एक्सचेंजेस देख लीजिए, किसी ज़माने में 47 से पहले एलीट फैमिलीज़ के लोग जाते थे। ट्रू। अभी बेटर एजुकेशन के लिए
किसी भी लेवल का बच्चा जा सकता है, बिल्कुल। ठीक है। इसलिए वो जब जाता है तो वो अपनी वैल्यूज़ लेकर जाता है, तो वहाँ की वैल्यूज़ को साथ लेकर आता है, तो उसको फिर मिक्स करता है। दोनों वैल्यूज़ में से कौन अच्छी है उसके लिए वो अडेप्ट कर लेता है। इसलिए लेकिन उसी के साथ में हमारा माइंड सेट है कि हम सुपीरियर हैं, दूसरे हमसे इन्फीरियर हैं। जैसे यूरोपियन नेशंस अभी भी कहते हैं कि जी, जैसे ब्रिटेन कहता है कि हमने तो इतने 100 साल तक 200 साल तक 400 साल तक कॉमनवेल्थ की, अभी की कॉमनवेल्थ पुराने अफ्रीकन एंड इंडियन कम्युनिटीज़ पे कंट्रोल किया, उन पे रूल किया। एक्सप्लॉयटेशन नहीं कहते वो कहते हैं हमने रूल किया। हम कहते हैं कि आपने एक्सप्लॉइट किया, हमें रॉब किया, तो आप ला गए। ये मेरे जैसा जो है वो बोलेगा आप कि बोलते हैं इस बात को क्योंकि जो म्यूजियम है ब्रिटेन में उसमें सारी चीजें भारत और अफ्रीका से रखी हुई हैं। लेकिन साथ में ये है कि साथ ही हमारा सोना भी है उनके पास। तो ब्रिटेन वाले वो हिस्ट्री नहीं पढ़ाएंगे। वो जो हिस्ट्री है वो वहाँ की सारी हिस्ट्री चीज़ों को आप जो लोकल्स हैं, इंडियंस हैं, उनके बीच में इस तरह की अवेयरनेस बातें हैं कि हमारे साथ क्या मैंने तो हुआ। जो पार्लियामेंट में रेज किया, ओके। मैंने जलियांवाला बाग के लिए पार्लियामेंट जलियांवाला बाग को लेकर अभी माफी, प्राइम मिनिस्टर शुड सेंड अपॉलॉजीज इन द हाउस, नॉट आउटसाइड द हाउस. When he said, David Cameron said, I have signed the book in Jallianwala, but I said no. That is not in the parliament. As a prime minister, you apologize on behalf of the nation. That's it. On behalf of the British nation, that was, we apologize for that. I never supported compensation, but I supported An the apology, of course. And I raised that in the parliament. So other issues as well, I have raised it, where I openly said that though it is the past, we should learn from the past. It should not be repeated. I always say that there's no more master and servant relationship. Absolutely. We are now on the equal footing. Even you have to decide with us. More than equal, we are now. Because I'm a British because now parliamentarian. Britain is looking at better relations with India. They're looking for signing a free trade agreement because we are a bigger market. No, so now we are in a better British position. Parliamentarian, I still have to have little No, bit but I'm of an Indian. yeah, but I think that now, because of that past mindset, sometimes it takes little bit difficulty. जो To अंग्रेज accept the है, जो reality, ब्रिटिश what यूरोपियन has है, जो changed. अमेरिकन है, उनको ये एक्सेप्ट करने में थोड़ी तकलीफ तो होती है। हमारे में भी ऐसा हो सकता सर, है। तकलीफ ज़रूर होती होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तक जो उन्होंने ये सोचा था कि वी आर मास्टर एंड सर्वेंट, अफ्रीका और इंडिया दे आर स्लेव्स और व्हाटएवर। बट सर अभी रिसेंटली अमेरिका ने भी छोड़ दिया है, यूरोपियन यूनियन से दूरी बना ली है, नेटो से दूरी बना ली है, बहुत बड़े बड़े शिफ्ट्स आ रहे हैं। उर्सुला वॉन डर लेyen इंडिया आई, और प्लस इंडिया और ब्रिटेन के बीच में भी या पूरे यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, हालांकि बहुत समय से चल रही है, जब ऋषि सुनक थे उनके समय से चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है। अमेरिका और भारत के बीच में तो ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हैं कि ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। भारत और ब्रिटेन के बीच में जो रिश्ते हैं, जो एक शिफ्ट आया है ऑब्वियसली, जो यूरोपियन यूनियन में जो बदलाव आए हैं उसके बाद से, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा अपना मानना है कि सबसे पहली तो बात ये कि अभी वो ब्रिटेन, अमेरिका, यूरोपियन नेशंस जिनके पास बहुत सी बड़ी मार्केट्स बाहर थी, अब वो मार्केट्स उनके पास उस लेवल की नहीं है। इंडिया एकदम डिपेंडेंट नहीं है यूरोप पे, बहुत हद तक यूरोप डिपेंडेंट है इंडिया पे। एब्सोल्युटली। लेकिन वो जो मेरे सोचने के मुताबिक मेरी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसमें दोनों साइड से स्टबर्ननेस भी आती है। जब हम कहते हैं कि हम आपके इंडियंस बोलेंगे, इंडियन नेगोशिएटर बोलेगा कि हम आपके बराबर हैं, वो अभी तक इस बात को मान नहीं, they don't want to they don't want to hear it. Yeah. Okay. That egoism is also coming in between. I personally believe कि present जो गवर्नमेंट है ब्रिटेन की, वो
mentally, politically, now coming close to accepting the conditions put by Or the realities, you say. or accepting the realities. लेकिन उसके लिए easy नहीं होता. So is this the reason why Britain or entire European Union facing the economic fall down? That's where I believe it. Okay. I'm not saying that this is the only truth. One There's of the many reasons others, maybe, yes. many other things, but there is element of that All right. in that. And I always said it when David Cameron. David Lammy came and others came, start talking about now Lisa Nandy coming next week. Whenever I get the opportunity, I always say that you need to take that your level down and have the equal footing. Give and take is important. Indians living in Britain and Indians living outside India, whether वो अमेरिका में है, कनाडा में है, यहाँ पर ब्रिटेन में है, यूरोप के दूसरे देशों में भी है, जो कि यूरोपियन देशों में आज से 25 साल पहले नहीं थे, अभी वहाँ पर बहुत सी पॉपुलेशन है. Absolutely. तो वो जो इंडियन सेटल्ड हैं वो चाहते हैं कि इनका एग्रीमेंट जल्द से जल्द हो जाए ताकि उनको भी सेटिस्फैक्शन हो. हम जो वहाँ पर रहते हैं, हमारा दिल में ये दिलचस्पी दिल में है, इंडिया है कि हम इनका चाहते हैं मार्केट खुल कि जाए. भाई दोनों- लेकिन सर इंडिया और ब्रिटेन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो फायदा तो ज़्यादा ब्रिटेन को होने वाला है, हमें तो उतना फायदा नहीं होगा. नहीं, ये बात नहीं है. अगर ज़्यादा ये फायदा ऐसी बात ब्रिटेन है, को होगा. हाँ, ये मैं मानता हूँ क्योंकि इस वक्त भी इंडिया की जो इकोनॉमी है या जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म से स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हूँ, तो मैंने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है. मैं समझता हूँ कि इंडियन पॉलिटिकल negotiating level is now miles ahead what it was 30 years ago. Absolutely. Even Donald Trump says that Modi is a I'm not best saying negotiator. Modi ji alone. No, but just there's a because team. he is our prime minister. No, and no, he's representing India. I'm saying that this is the development. Absolutely. Yeah. It's a development, and I think that the Modi ji has taken that courageous step. Absolutely. It's as a politician myself, though at a very low, small level, I feel it that the issues Modi ji has Taken up. confronted. Taken up the many people have done. Yes. But he has confronted exactly. it. Head on, of Head course. on, and said that no, for the 21st century, if we want to be economic and prosperous community or the society, we have to challenge those issues and change, bring the changes on those issues so that we can be the part of the next 22nd century rather than be the 14th, 15th century Indians. And I admire that, and I have said it, though I never speak on the internal Indian matters. I never spoke, and I always believe that being a British parliamentarian, I should not be speaking about the internal issues of India. Issues of India, and it is the democratic country, and I believe and I have witnessed that India, the democracy is working. Absolutely. And they are honest on that part. So we should not be questioning the political judgments and the voting they take place. Thank you for saying that, sir. Yeah. Many people are sitting outside, they try to intervene in India's internal matter. Because if I will not tolerate, if Nitin Gadkari or Mr. Shah or anybody else comes to Britain and question us the internal issues. International issues, you can express the opinion. But you cannot interfere when there is a democratic system. वो is सर working. हमें हर बार दिखता है, भारत में कोई भी अमेंडमेंट हम देखते हैं
तो जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी तरफ से हर चीज़ को लेकर बयान आता है, बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपती हैं, बड़े मूवमेंट्स क्रिएट हो जाती हैं अगेंस्ट इंडिया कि जैसे अकेले हम पता नहीं कौन सा जुल्म कर रहे हैं। वो एक पूरा एक ग्लोबल एक जिसे कहते हैं टूल किट एक्टिवेट हो जाती है। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा हो जाएगा, मैं उस पर बाद में आऊँगी। सो मैं आपसे ब्रिटेन को लेकर ही बात करूँगी। ब्रिटेन में जो माइग्रेंट्स हैं उनका एक बहुत बड़ा इशू है, और ये बात कही जाती है, ओपनली एक्सेप्ट की जाती है कि ब्रिटेन के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गया है। जो माइग्रेंट्स है, जो लोग सड़कों पे उतरकर शरिया की मांग करते हैं कि हमें शरिया चाहिए, और बहुत बड़े बड़े आंदोलन खड़े हो जाते हैं। प्लस जो ग्रूमिंग गैंग वाला इशू रहा जिस पे एलॉन मस्क भी काफ़ी बोल रहे थे, ये जो बदलाव ब्रिटेन में नज़र आता है, इसको आप कैसे देखते हैं एज अ पार्लियामेंट्री? देखो, ब्रिटेन इज ए लिबरल डेमोक्रेसी. That's a difference between France, Germany, and other European countries. Okay. Britain is liberal in their approach, democratic, which is a social democracy, freedom of speech, freedom of religion is part of that. So that's where the mixture comes. Okay. That they believe that, okay, let them do it. This is their right. They let them protest. But in the parliament, there's no laws. Which, though they demand it, They demanding to they demand it, yes. but parliament is not ready and will not ready to listen to those demands. Observe it, yes. Not going to implement it. Remember, we are still. But sir, we have seen a paradigm shift in Britain, the demographic imbalance and the cultural identity and everything. I accept, and I accept where you come from. But I say that 85% population of Britain are still, and if I use the phrases non-Hindus, non-Muslims, non-Sikhs, 85% are, or 80%, 5% you can give those who doesn't believe in any. 80% are still the Christian, white, British. Okay? So these people make demands, that's their fundamental right. That's which Britain gives this right for generations. Even before, when they were ruling the world, they still allowed the protests in Britain. I got in, and I can somehow agree with it also. But when it comes to issues like grooming gang, why it got brushed under the carpet and never got raised in parliament, and nobody spoke about the underage girl being. No, this is not true. Okay. Britain challenged it, but Britain's policy making, their diplomacy is different than American diplomacy. Okay? Those people who were under that term, grooming, abuse, they were challenged, taken to the court, punished under the law. Then they set up this system where it should not be repeated. And there should be more learning from the past, I would say it. But remember, that is only in the pockets. It's not all over the country. So that is also the difference. That's where Britain's approach to issues like that is tackling it, stopping it, then finding the system to set up or in place the system, policies, which it can be stopped. Nothing can be stopped forever, but certainly. But at least trying to put a cap on such. To say the local authorities, the police, where the police failed, what need to learn. So that is the development. But it is, I will not accept that any political party, any government can just ignore when it is a serious threat to the normal society fabric.
So, what are the corrective measures that have been taken to make sure that no underage girl has been, no as such girl ever face such a trajectory in the future? I can go on for hours on that, but I Just briefly, in a brief, briefly touch it. The police has given more powers. Local authorities, social services has given more powers. Education authorities are given more powers. Schools are given more powers. And there's a demands put on the system that, for example, uh, when there was a forced marriages element came, that girls were taken out of the school, taken back to the country, and forced to get married. Girl at the age of 13, 12, 14, forced. System ignored it. System never knew it. Once it was found out that this is happening, immediately that if the girl of the age of 12 or 13 doesn't come to the school for a day or two, immediately social services be informed, and the educations or the school need to immediately find out why she is not coming, rather than leaving it to the normal practice कि ओके रिक्वेस्ट आ गई है बच्चे ने अपने देश So, जाना now they है have become more vigilant. more vigilant, and that's where it was stopped. Okay. Some of my colleagues in the parliament who have raised from that political on that section have raised it. They suffered themselves, and then they said it should be same way. This grooming and others, the parliament has given the more powers, more resources, awareness as well, Okay. and making sure that is happening. And I hope that this will work in the long run. ग्रेट सर, अभी हम इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशन की बात करें तो हाउ डू यू सी एट ब्रिटेन एंड इंडियाज रिलेशन इन कमिंग फ्यूचर? India and Britain depends on each other. ओके. India and Britain are the two countries who have the longest working relationships in the history. As I said, whether it is master or servant, but relationships were there. Okay? So that's where now the largest diaspora out of Indians outside India lives in Britain. So there's pressures on both sides. We living in Britain also put pressure on the both governments. We want the good relations so that we can carry on building up a relationship here and the people from here building up. And I still believe that more and more students going to Britain. There are some questions on that, but I promote that there should be more students coming, having good education, good learning, have some employment opportunities there, have the experience of working in Britain, and come back. They will become the living bridge rather than artificial bridge. It's a living bridge, the future youth, the young generation are there. So we are both countries working on those bases. That's why if you see many universities now approaching Indian universities approaching the British universities so that students from both countries could come to each other. So that's where the relationships, long-term relationship, to strengthening the current relationships so that there is no more break in that. Depends on the both of the countries, and both countries economically will benefit with that. सर, इंडियन स्टूडेंट्स की आपने बात की. इंडियन स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी ओवरसीज़ बहुत बड़ा चैलेंज बनती है. हम हर हफ्ते में 3-4 ऐसी खबर सुनते हैं कि कनाडा में, ब्रिटेन में कहीं पे या अमेरिका में एक भारतीय स्टूडेंट की हत्या हो गई. ये बड़े कॉमन है. तो भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा को लेकर जो भारतीय माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं. तो ऐसे में स्टूडेंट्स को और ज़्यादा बाहर भेजना, बहुत सारे माँ बाप अब ये चाहते हैं कि हम भारत में ही रहकर अपने बच्चों को पढ़ाएं. ये आपका एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस नहीं सर, मैं रोज इस तरह की खबरें देखती हूँ. मैं बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, आई वुड से दैट्स अदर वे अराउंड. इंडियन पेरेंट्स फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स would like their children to go abroad, and there's issues
I have dealt with, many others have dealt with, and we have read it, that people have paid thousands and thousands of pounds Absolutely. to the fake agents Yes. who exploited them, but they still knowingly took that risk to go. Students paid thousands of pounds in the fake agents, getting them the position so that they can go. I'm saying few. Majority are the genuine students. They work hard, they study there, they Absolutely, do sir. little part-time jobs, and after their 2 years work experience, which I feel proud that I led that campaign, that is, people should be given 2 years, minimum 2 years work permit after they completed the degree. I led that in the parliament and it was accepted. And I feel I still feel that majority students from India wanted to go to abroad. Now, because of experience of Canada, experience of America, the trend is more towards Britain. We can see the numbers coming to Britain, universities showing interest. The largest group now is the Indian students in Britain. It used to be Chinese. Now it's the Indians. So that's where it's how we interpret it. I'm saying in the small numbers, it's a growing. You will say that there's a 1.4 billion people. I will say only 65 million people's ratio. So that's where I think that interest is there. Now it is also the other way around. Many parents, even the Europeans, wanted their children to come to Britain to learn, and not the basic and the primary or middle education, maybe the higher education, the skilled labor qualifications, medicine, dentist and others. They wanted their children to come here because they feel in many ways. And Indians has given that impression now that the standard of education is not what was projected earlier in the 50s and 70s or 60s. Now it has improved. There are more and more universities coming up with the very high standards. They are coming up. The resources are there. So I think that I would not say that is not coming close. But remember one thing, that Britain always dominated. They set the scene. They set the scene which gave them the advantage. Like we say, Oxford University, Cambridge University was the best. I went to the LSE because I was under the impression that time that LSE education is the best education. Now I can see even the Middlesex education is the same. Absolutely. With the high quality and standards. standards are Standards improving. has improved. Yes. Same thing is here. Absolutely. So I would say it, that there is interest and we should encourage that. There is not, this is again, Canada and states, the politics and the law and order position is different than Britain. Yes. Britain is not where the girls and boys are murdered on the streets. It is an individual, for different reasons happened. It can happen anywhere. But there is no organized way of anti-students' feelings. There is no organized campaign to stop the students coming. ग्रेट सर, बट उधर डोनाल्ड ट्रंप तो हार्वर्ड और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की उन्होंने ग्रांट बंद कर दी है. देखो ना, वो एक बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि भाई जो फेक स्टूडेंट्स ले लो, जो गलत डॉक्यूमेंट्स बना कर ले गए, जो यहाँ के बैठे हुए सो कॉल्ड एजेंट्स मिसगाइड करते हैं, रॉन्ग पिक्चर देते हैं, just for one, Just to my make the money persuasion. or whatever. They make the money, but at the life of many people. Yes, absolutely. You have seen, आपने तो अक्सर देखते हैं मीडिया में कि कैसे लोग कई महीने जंगलों में Travel रहकर करके, जाते हैं, absolutely, मर और- जाते हैं, और- जम जाते हैं, बह और जाते हैं. कितना पैसा देते हैं और कितना रिस्क लेते हैं. मैं लवली यूनिवर्सिटी में
गया था कुछ साल पहले, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि मत जाओ, देयर इज अ लीगल वे, यू शुड बी गोइंग ऑन दैट. आई वाज नॉट क्वेश्चन, बट सम पीपल रेज्ड इट थ्रू द मीडिया आफ्टरवर्ड्स कि वीरेंद्र शर्मा नहीं चाहता कि ये लोग यहाँ बाहर आए. मैंने बोला कि लीगल वे जाइए, कि मैं चाहता हूँ सही तरीके से जाए. सही तरीके. जैसे कई बच्चे मैं एक जगह पे बोला था कि भाई अपने बच्चों को शादी के लिए भेजो, शादी होनी चाहिए, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है. एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना है इंडिया और बाहर के लोगों के साथ, तो अच्छी है. लेकिन बच्चे बच्ची का रिश्ता करने से पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेट पूरी कर लो. वहाँ से जो लड़का आता है इंग्लैंड से, वो सब क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं होते. और आप वो इंग्लैंड के लालच में बच्ची का शादी लोगों को लगता है अंग्रेजी बोल रहा है. भारत में अभी भी ये फिनोमेना है कि अंग्रेजी आते हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है. जब 60s में ये फिनोमेना था, मदर्स क्योंकि वो मोस्टली गांव से गई थी, अंग्रेजी नहीं सी बोल सकती, लेकिन जो ग्रैंडसन है, जब बेटा स्कूल से जब आता था अंग्रेज़ी में बात करता, तो वो बहुत प्राउड के साथ, खुश नहीं, प्राउड के साथ, मेरा बेटा बहुत ही अंग्रेज़ी में बात करता है, वो तो पंजाबी बोलता ही नहीं है. देखिए हाँ, अभी हम ट्रेंड चेंज हो गया. हम भी कहते हैं कि भाई मैं अपने ग्रैंड बच्चों को कहता हूँ कि पंजाबी बोलो, हिंदी सिखाओ, हिंदी पंजाबी अपनी लैंग्वेज सीखो. और क्योंकि जब आप जाओगे तो आपके कम्युनिकेशन का फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बनेगी कि हाउ टू कम्युनिकेट विद योर कजन्स, सेकंड थर्ड कजन्स. दैट रिलेशनशिप आई थिंक इट इज़ ऑन गोइंग. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे जैसे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो कम्युनिटी में सोशल एक्टिविस्ट्स हैं, और दूसरे जो लोग हैं जो ओपिनियन फॉर्मर्स हैं, दे नीड टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी के साथ. अगर आप किसी के बच्चे का फ्यूचर ख़राब करते हो, उसको मिसगाइड कर रहे हो, उसको गलत ढंग से प्रेरित करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके ऊपर भी आ सकता है. उस सब चेन में आपका बच्चा भी आ सकता है. ये सोचकर अगर करोगे तो जो भी एजेंट्स हैं, अगर आपके माध्यम से मैं उनको अपील भी कर दूं कि देखो, बच्चों को बाहर भेजना, लेकिन उनकी ज़िंदगी को रिस्क में डालना ये मत करो. उनको बहुत, हर मुल्क में जाने के लिए लीगल वेज़ हैं और आप जा सकते हैं. बिल्कुल. लेकिन वो आपको थोड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, किसी अच्छे दोस्त से एडवाइस ले लेनी चाहिए. ये जो फेक एजेंट्स हैं, जो घरों में आकर आपको जैसे सर्फ बेचते हैं, तो वैसे ही वो इमिग्रेशन की पॉलिसीज़ बेचते हैं, तो उनसे बचना चाहिए. जी सर, अभी हम अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो अंत में मैं आपसे भारत और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जानना चाहूँगी. आप क्या सोचते हैं एज एन ओवरसीज इंडियन? देखो, जैसे मैंने पहले बोला कि भारत, क्योंकि मेरी लॉन्ग टर्म मूव रही है, मैं उन कमेटीज़ का मेंबर रहा हूँ जो इंडिया और ब्रिटेन के रिलेशनशिप्स के है. तो मैं पार्लियामेंट में भी कमेटीज़ को चेयर किया है. तो मैं देखने में आया हुआ है कि जो डेवलपमेंट हो रही है, जो एक डायरेक्शन को जा रहे हैं, मैं ये भी समझता हूँ कि भारत 21st सेंचुरी और आने वाली सेंचुरी के लिए तैयारी कर रहा है. वो जो पहले भी आपने बोला था, वो कि हम वसुधैव कुटुंबकम, कि भाई हम वो एक ग्लोबल कम्युनिटी है, हमें ग्लोबली एक दूसरे का सहयोग, सपोर्ट करनी चाहिए. उसको इंटरनेशनली मैसेज दे रहे हैं. इस वक्त वो मोदी जी हैं, वो लीड कर रहे हैं. नेचुरली जब सोसाइटी में चेंज लानी हो तो आप कंट्रोवर्सी में आते हैं. तो कोई भी हो, जैसे मैंने पहले बोला कि मैं तो बहुत छोटी लेवल पे कि भाई हमारे में कास्ट सिस्टम की प्रॉब्लम है, तो जितना क्रिटिसिज्म मेरा हुआ कि ये बीइंग ए हिंदू, बीइंग एन इंडियन, ये इंडिया के सिस्टम को क्वेश्चन कर रहा है. हमारे तो कास्ट सिस्टम कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन मेजॉरिटी लोग मुझे मानते थे कि भाई नहीं, ठीक है, इसको दूर कैसे करना है, एक्सेप्ट कैसे करना है कि वो इक्वालिटी आ जाए.
ये वो ऐसा इंटरनेशनली कई बार लोग ह्यूमन राइट्स पे जब किसी कम्युनिटी को नुकसान होता है या इंडिविजुअल्स को नुकसान होता है तो फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात तो करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो उस साइड, लेकिन मेरा जो एक क्वेश्चन है कि इज़ दैट द फ्रेमवर्क आफ्टर मोदी और ओनली अप टू मोदी? ये जो आपने जो विजन की बात की है कि भाई एक फ्रेमवर्क बनाया है कि कैसी सोसाइटी चाहिए, कैसे हमने लेकर जाना है, कैसे हमने सेकंड थर्ड इकोनॉमिक पावर बनना है, उसके लिए हमने कौन से स्टेप्स लेने हैं, इज दैट मोदीज विजन और कंट्रीज विजन? I think it is country's vision. I will be Pradhan Mantri happy. is leading country and he is representing India, and it is for the future of India, and it is going to carry forward even after Modi. Then we are saying world believes, but one thing world believes that it's Modi. What we need and nation need from here, not we, but the Indians living in India, and the system establishments here need to take this further. Okay, this is our framework. This is now in our genes. This is what we're going to progress. And that's what we need to win the confidence of all those people who may be raising the questions on this one, whoever they are. But internationally, that is the question mark. Is it Modi's vision or is it the vision of the country and the society as a whole? मैं as an Indian living abroad now have, I always say, I was the son of India, but I'm now the supporter of India. I believe it and I wanted that relationships. And I also believe, maybe it is generally people not accept it, but I believe it with my experience of life and also in public service, that India and Britain are the two democracies in the world. They are both liberal democracies based on anti-racism, based on equal status, and also believes in eliminating of poverty. They are both committed on that. They can bring the change. If you look at every other democratic country, they are not stable. Indian democracy and British democracy, if you look at the last 75 years, are stable. No other democracy is stable or is in the right hands. And I believe it, agar dono mulk, dono democracies work together, then there is a direction towards, or the move towards better future. A better future which will be peaceful and prosperous. एब्सोल्युटली। और मुझे लगता है जो नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उनको लेकर आपने बात की कि इज़ इट मोदी और इट इज़ फॉर द फ्यूचर, विल इट गेट कैरिड फॉरवर्ड इन द फ्यूचर। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय राजनीति में शुरुआत की है और बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो बदलाव किया है उन्होंने पिछले 11 सालों में, ये एक शुरुआत हो चुकी है एक नए दौर की, और मुझे लगता है कि ऐसे ही चलने वाला है। और जो बदलाव और जो उन्होंने एक नया आयाम सेट किया है, तो ये आने वाले जनरेशन्स के लिए, आने वाले लीडर्स के लिए ये बहुत बड़ा एक उदाहरण रहने वाला है। और अब इससे पीछे तो कुछ है नहीं, अब आगे ही जाएंगे, पीछे क्यों जाएंगे। मैंने पहले भी बोला था कि मोदी जी ने जो विजन दिया है, एब्सोल्युटली वो विजन दिया है, not only the 21st century's need how to fulfill these own needs, but also what is the need of the next centuries. Absolutely. The next century is international community, one community. We are all equal. We should be working for Absolutely. peace and prosperity for all, not for the few. Absolutely. That's what India believes in. That's our cultural values. We believe in Vasudhaiva Kutumbakam, as I said. And that's what our foreign policy also, we could see the reflection of Vasudhaiva Kutumbakam in India's foreign policy as well. As we take it further to the Europe as well. Everybody should. Thank you so much for joining our show. Thank you very much. Thank you. Thank so you. kind of you to give me the time. Thank you so much.
Thank for giving your valuable time and valuable inputs. Thank Thank you. Namaskar, Jai Hind, Jai Bharat.